हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मैथ का टॉपिक एंगल। इसके लिए हम कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं पहले एंगल को पढ़ने से पहले। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखा की लाइन क्या होती है, लाइन किस टाइप की होती है, कितने टाइप की लाइन्स होती हैं, तो ये हमें याद रखना होगा। बेसिक है, आपको पता भी होगा, एग्जाम पूछते तो नहीं है कि लाइन क्या होती है, ये पूछते हैं, मगर फिर भी बेसिक से कुछ बता देता हूँ कुछ बातें। जैसे कोई भी प्लेन है, उस पर हमने कोई निश्चित लंबाई कुछ हिस्सा खींचा हमने, तो इसको हम बोलेंगे रेखा, ये होगी लाइन। अब इसी लाइन के बीच में कोई हम दो पॉइंट ले लें, मान लो ये दो पॉइंट ले लिए हमने ए और बी। तो ए बी जो होगा कोई निश्चित लंबाई का जो सेक्शन हमने काटा है, इसको हम बोलेंगे रेखाखंड, इसको बोलते हैं सेगमेंट। रेखाखंड को बोलते हैं सेगमेंट। तो ए बी जो हमारा सेगमेंट है, इसको बोलते हैं ए बी सेगमेंट। ठीक है। अब लाइंस के टाइप, लाइन कौन कौन से टाइप की होती हैं? पहला है सरल रेखा। कोई भी सीधी जो रेखा है वो एक सरल रेखा है। तो अगर हम ये कहें पी क्यू, तो ये होगी पी क्यू क्या हमारी एक सरल रेखा है, क्योंकि सीधी लाइन में जो होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन, इसको बोल सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा जो होती है उसको बोलते हैं सरल रेखा। दूसरी होती है वक्र रेखा। वक्र रेखा, ये बोलते हैं इसको कर्व्ड लाइन। कोई भी रेखा तो सीधे ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। ये जो रेखाएं हैं ये कहलाती है हमारी वक्र रेखा, जो सीधी नहीं हो, ये होती है वक्र रेखा। ठीक है दोस्तों, तो दो टाइप की रेखा हमने पढ़ी, सरल रेखा और वक्र रेखा। अब तीसरा देखते हैं हम समांतर रेखाएं। तीसरा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है? तो ऐसी कोई भी जो लाइन, कम से कम कोई सी भी दो लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स होती है। तो जैसे हमने मानी दो लाइन है, ये पी क्यू वानी और आर एस वानी। अब इनके बीच जो दूरी होती है, तो सीधी लाइन मतलब इनको अगर परपेंडिकुलर डालें तो किसी भी स्थान पर दो बिंदुओं के बीच में अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो दूरी होगी यही एच होगी, यही एच होगी, यही एच होगी। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर होगी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। ठीक है, ये होगी समांतर रेखाएं। अब होती हैं तिर्यक रेखाएं। ठीक है, तिर्यक रेखा क्या होती है? जैसे कोई भी दो लाइनें हैं, ये दो लाइन मान लिया हमने समांतर रेखाएं हैं दो। इसको अगर कोई तीसरी लाइन आगे काटेगी, कोई एक तीसरी लाइन मानेंगे और माना ये लाइन है, ये ए बी लाइन है, और ये हमने मान ली पी क्यू और आर एस। तो दो समांतर रेखाओं को जब कोई तीसरी रेखा के काटती है, यहाँ तीसरी रेखा ए बी है, तो ये रेखा कहलाएगी तिर्यक रेखा। तो ए बी जो है ये होगी तिर्यक रेखा, और पी क्यू और आर एस हमने पढ़ लिया अभी, ये समांतर रेखाएं होंगी। तो ये हो गई समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं बता रहा। अब होती है एक संगामी।
संगामी रेखाएं। संगामी रेखा क्या होती हैं? तो ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु से होकर निकलती हैं। इस मान लो हमने ये रेखा खींची थी हमने, ठीक है दोस्तों। मान लो ये PQ मान ली, ये हमने RS मान ली, TU मान ली, ठीक है। तो तीनों रेखाएं जो हो गई PQ, RS और STU, तो ये इस एक पॉइंट से गुजर रही है। मान लो ये पॉइंट है एक, तो ये तो हो गया संगामी बिंदु। जिस बिंदु से होकर बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं, कॉमन पॉइंट जो उनका है उसको बोलते हैं संगामी बिंदु। और ये जो रेखाएं हुई PQ, RS और TU, ये हुई संगामी रेखाएं, ठीक है दोस्तों। तो ये हुई रेखाएं। अब पढ़ते हैं हम लोग एंगल, क्योंकि जब रेखाएं आपस में काटती हैं तो ये एंगल का निर्माण होता है। तो चलिए एंगल पढ़ते हैं हम। कोण, कोण कब बनता है? जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो एंगल का निर्माण होता है। किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, उस बिंदु वो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर निश्चित कोण बनाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब कोण के टाइप होते हैं अलग अलग। कौन कौन कोण होते हैं? पहले हम लिखेंगे न्यून कोण। ये को बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण, जैसे मैंने ड्रॉ किया है एंगल, ठीक है, हमने दिया AB, ये एंगल, ये एंगल हमारा थीटा है। अगर कोई एंगल जिसकी वैल्यू मान लो थीटा एंगल है, तो उसकी वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री इसके बीच में, तो 90 डिग्री से छोटा एंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो इसके लिए कंडीशन है न्यून कोण कब होगा? कि ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, वो कहलाएगा हमारा एक्यूट एंगल, न्यून कोण। दूसरा चलते हैं समकोण। समकोण क्या होता है? राइट एंगल। जब किसी कोण की माप 90 डिग्री हो, या जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत काटती हैं, तो 90 डिग्री कोण का निर्माण होता है। तो मान लो जैसे ये रेखा है और ये रेखा है, जब ये परस्पर लंबवत काटती हैं तो 90 डिग्री कोण का निर्माण होता है। तो ये 90 डिग्री का जो कोण है इसी को बोलते हैं हम समकोण। तो जब थीटा का मान हो जाता है 90 डिग्री, ये हो जाता है समकोण। तो न्यून कोण में जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच में था, अब 90 पर आ गए हम, तो 90 को बोलते हैं हम समकोण, ठीक है। अब चलते हैं समकोण के बाद में तीसरा एंगल अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? तो हमें याद रखना है, अधिक कोण वो होता है जिस कोण की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण। अधिक कोण हो गया ऐसा कोण, जैसे हमने एक कोण ड्रॉ करा, ये, ठीक है, मतलब ABC, ये मान लो थीटा डिग्री है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से तो बड़ा हो मगर 180 डिग्री से छोटा हो, तो ये होगा अधिक कोण। तो ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से तो अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो वो कहलाता है अधिक कोण, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं चौथा, सरल कोण। जिस समय सरल रेखा पड़ी थी कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो सरल रेखा है, तो ये जो रेखा इसके किसी बिंदु पर
जो एंगल बनता है ये वाला, ये होता है 180 डिग्री। ये पॉइंट हमें याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये जो एंगल है, मान लो ये थीटा बराबर है, तो सरल कोण का मान जो होता है थीटा बराबर जब 180 डिग्री रहता है वो कहलाता है अधिक कोण, वो कहलाता है सरल कोण। अधिक कोण तो होता है जो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच के अंदर जो एंगल होता है वो होता है अधिक कोण, और सरल कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों। सरल कोण को हम ना ऋजु कोण भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला 5वां बृहद कोण। बृहद कोण क्या हो जाएगा, तो क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 5 बाय बृहद कोण दिख रहा होगा आपको, बृहद यानी बड़ा। तो ऐसा कोण पहले आकर चल नहीं रहा है, तुमने एक एंगल ड्रॉ करा, ये हो, तो ये जो पूरा कोण है ये होगा बृहद कोण। तो बृहद कोण क्या होता है, ऐसा कोण मान लो थीटा डिग्री है, इसका माप 180 डिग्री से तो अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, तो ये होता है बृहद कोण। तो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है। 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण, 90 डिग्री का कोण समकोण, 90 से अधिक और 180 से कम तो वो हो गया अधिक कोण। 180 डिग्री का कोण बोलते हैं हम सरल कोण, और 180 डिग्री से तो अधिक हो किंतु 360 डिग्री से कम हो तो वही कहलाता है बृहद कोण। ठीक है दोस्तों। तो ये तो थे एंगल के हिसाब से, डिग्री कितने डिग्री का एंगल है उस हिसाब से। अब पढ़ते हैं हम अगला टाइप शीर्षाभिमुख कोण। ये कौन से एंगल होते हैं, जैसे दो लाइन आपस में काट रही हैं, मान लो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो आपस में काट रही हैं, ठीक है। तो अब शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जो ये आमने सामने जो कोण है, ये वाले जो कोण है, ये वाला कोण, और तो ये आपस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एक की तरफ निर्देशित होता है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण ये बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से हो गए, जैसे हम ओ पॉइंट मान लें तो ए ओ डी एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ठीक है। एंगल को हम ऐसे शो करते हैं। दूसरा ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, तो ये एंगल क्या है, ये है शीर्षाभिमुख कोण। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया ये। नेक्स्ट चलते हैं पूरक कोण। अब क्वेश्चन यहाँ से आने लग जाते हैं। पूरक कोण इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये क्या होते हैं, कोई ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है। अब मैं इस लाइन ऐसे खींच दूं
तो मान लो ये थीटा डिग्री है, क्योंकि ये 90 का एंगल पूरा है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, इसको हम 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे, बच जाएगा। जैसे मान लो ये 10 डिग्री का है तो ये कितना होगा, 90 में से 10 कम कर देंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा। ये 50 डिग्री है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 70 है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम नाम देते हैं जैसे ए ओ बी और ए ओ सी। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी 90 डिग्री, या इसको हम लिखते हैं, दोनों को अलग अलग नाम दे देते हैं, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। मतलब थीटा है, क्या इसको हम ऐसे मान लेते हैं, मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, तो पूरक कोण कब होंगे, जब ये इन दोनों का योग 180 डिग्री, इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, पूरक कोण के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। ए ओ सी तो हमने माना ए ओ सी बीटा है, प्लस सी ओ बी अल्फा है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में पूरक कोण होंगे। ठीक है, तो ये रखना है याद आपको, पूरक कोण। जब दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है वो कॉमन लाइन से बन रहे हैं, यही लाइन सेम पॉइंट है वो से ही बन रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90 डिग्री। पूरक के साथ में आता है समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अब है समपूरक कोण, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, इस पर ही देख लेना, डबल भी हो सकता है। अब जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी, इस पॉइंट पे हमने एक एंगल ली, ये एंगल हो गया एक, और एक ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, ठीक है, तो ऐसे दो एंगल इनका सम 180 डिग्री हो गया। 180 हमने पढ़ा था अभी, सरल रेखा पर एक बिंदु पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है, इसको ऋजु कोण भी बोलते हैं, सरल कोण हो गया, या ऋजु कोण बोल दो, स्ट्रेट एंगल बोल दो। तो इन दोनों का सम अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री है तो ये होंगे समपूरक कोण। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब लिख सकते हैं अल्फा कौन सा, इसमें बी ओ सी, अल्फा की हम लिख सकते हैं बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए या ए ओ सी, कुछ भी लिख दो, ए ओ सी, इन दोनों का जो योग होगा वो होगा 180। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब कंफ्यूजन क्या होता है, एग्जाम में आता है पूरक कोण या समपूरक कोण। अब हम भूल जाते हैं पूरक में 180 था या 90 डिग्री था, ये याद नहीं, तो हमें इसको याद कैसे करना है, पूरक है और समपूरक है। अब किसके अंदर 90 आएगा, किसके अंदर 180 आएगा, तो आप देख लीजिए। पूरक छोटा लग रहा है नाम, 3 ही लेटर हैं इसमें, इसमें कुछ ज़्यादा है, 4.5 है इसमें, तो जो छोटा है तो उसमें छोटा एंगल होगा। ठीक है, और जो बड़ा है नाम है उसमें बड़ा होगा। तो ये हमें इसे याद रखते हैं इसको, कि अगर पूरा कोण दे रखा है मतलब 90 डिग्री, उनका सम जो होगा 90 डिग्री होगा, और समपूरक दे रखा है तो उसका योग 180 डिग्री होगा। अब इंग्लिश में याद करना हो तो चूंकि हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अब कंफ्यूजन हो गया वापस कि भाई 90 कौन से वाले में आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा, सप्लीमेंट्री में आएगा, तो भी हमें दिक्कत नहीं कोई। याद रखिए पहला लेटर क्या है, सी है, और इसमें एस है। सी क्या होता है, पहले आता है, एस बाद में आता है। सी क्या है, कम है, पहले आता है तो कम है, कम है मतलब कम है तो कम वैल्यू 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एस पे है, सी के तो बाद में आता है, मतलब सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो छोटा है तो छोटा, बड़ा है बड़ा। सेम हिंदी में भी पूरक छोटा लेटर है, छोटा वर्ड है तो 90 डिग्री, संपूरक बड़ा वर्ड है तो 180 डिग्री। तो ये याद रखना है। एग्जाम दे देते हैं, जैसे एक एंगल दे दिया ए,
60 डिग्री है, तो इसका पहले पूछ लेगा कि इसका पूरा कोण कितना होगा, पूरा कोण कितना होगा। तो निकाल लेंगे कि पूरा कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एक एंगल अगर 60 डिग्री है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 90 में से 60 माइनस कर देंगे, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री 30 90 डिग्री हो गया, मतलब ये पूरा कोण है आपस में। तो ये सब पूछ लिया। संपूरक में पूछ लिया, मान लो संपूरक एंगल के लिए पूछ लिया कि एक एंगल है 110 डिग्री का है, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा। तो हमें पता है संपूरक नाम पड़ा है, मतलब 180 डिग्री का होगा दोनों का सम। तो एक अगर 110 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 70 प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। तो ये हमें याद रखना है। पूरक यानी जिन कोणों का योग 90 डिग्री हो पूरक कोण। संपूरक कोण कौन से होंगे, जिन का योग 180 डिग्री होगा वो संपूरक कोण होंगे। ठीक है, अब अगला है संगत कोण। संगत कोण, इसके लिए क्या करते हैं हम, तो माना कि दो समांतर रेखाएं हैं आपस में, ए बी और सी, दो रेखा को हम एरो से शो करते हैं। अब इसको कोई ट्रांसवर्स लाइन या तिर्यक रेखा काट रही है। मैंने पढ़ा तिर्यक रेखा क्या होती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ी थी, कौन से एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अब आपने ये तो पढ़ाई है, हमने पढ़े थे ये वाले एंगल कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। एक ही शीर्ष पे बने हुए आपस में ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला और ये वाला भी शीर्षाभिमुख कोण है। ये एक शीर्ष पे बन रहे हैं, शीर्ष के आमने सामने, अभिमुख है ना, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं संगत कोण। संगत कोण के लिए क्या करते हैं, संगत कोण होते हैं ये वाला, ये वाला। इस पैरेलल लाइन पे ये रेखा जो काट रही है, तो जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, सेम ये रेखा इस जब समांतर रेखा को काटेगी तो ये जो एंगल होंगे ये होंगे संगत कोण। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 5 है। ठीक उसी प्रकार इस रेखा पर इस साइड पे एंगल बन रहा है, इस समांतर रेखा पर इधर एंगल बन रहा है, सेम इस पर भी बन रहा है। तो सेम लाइन वही आपस में लाइन काट रही है, सेम तिर्यक रेखा इसको भी काट रही है और इसको भी काट रही है। तो ये एंगल मानो 2 मान लो, ये मानो 6 मान लो। ठीक है, सेम ये रेखा इधर से इसको भी काट रही है, तो इधर से ये वाला एंगल हो जाएगा। इसको 3 मान लो, 7 मान लो। ठीक है, फिर सेम इधर 4 मान लो और इधर 8 मान लो। संगत कोण कौन से हो गए, तो संगत कोण यहाँ पे हो गए एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 4 बराबर एंगल 8। तो संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे हमें पूछ लिया कि एंगल 1 की वैल्यू दे दी हमने, इसकी वैल्यू 70 डिग्री है, एंगल 5 की वैल्यू बताइए। तो अब हमें पता ही नहीं होगा ये एंगल कौन से हैं, पर हमें यह पता है कि ये संगत कोण हो सकते हैं। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये समांतर रेखाएं हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि ए बी और सी डी जो है तो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा पी क्यू वो काटती है, तो एंगल 1 और एंगल 5 की वैल्यू में क्या रिलेशन है या क्या संबंध है इनमें। हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या है, संगत कोण है। संगत कोण होते हैं तो क्या मतलब होता है कि एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा। तो एंगल 1 अगर 70 डिग्री है तो एंगल 5 भी 70 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार अगर इसकी वैल्यू हमें दे दे तो हम ये इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें कोई भी एक एंगल दे दो हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, 70 दे दिया ना तो हम इससे एंगल 2 भी निकाल सकते हैं, एंगल 4 भी निकाल सकते हैं, 3, 5, 6, 7, 8 कुछ भी, केवल एक देने की पे हम सभी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गए संगत कोण। अब होते हैं एकांतर कोण।
एकांतर कोण क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा बचपन में एकांतर कोण, जहाँ पर जेड बन जाए वही। तो देखिए थोड़ा पढ़ देता हूँ, इसको वापस सुना देता हूँ। फिर से हमने वही खींची, दो समांतर रेखाएं, उसको काट दो एक तिरछी रेखा, ठीक है। अब एकांतर कोण क्या होते हैं? मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है। जब कोई तिरछी रेखा दो समांतर रेखाओं को काट रही है, ठीक है, तो जो अंदर जो एंगल बन रहे हैं इसमें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखिए अब जेड कहाँ बन रहा है, आपने जेड कहाँ बन रहा है इसमें, जेड तुम जेड दिखा दूँ आपको, जेड बन रहा है। तो जेड के अंदर जो दोनों एंगल आ रहे हैं ये होते हैं एकांतर कोण, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। मान लिया इसको एक मान लिया तो एक मान लिया, एकांतर कोण एंगल एक बराबर एंगल दो, ठीक है। सेम इधर देख लो, ये वाला भी तो जेड बन रहा है ऐसे करके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो कितना हो जाएगा? मान लो 3 मान लिया तो 4 मान लिया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, समझ गए? तो ये होते हैं हमारे एकांतर कोण, तो ये हमें याद रखना है। अब ये तो थे हमारे एकांतर कोण। अब देखिए एक सवाल से हम समझ लेते हैं सभी को कि हम सभी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जब एक वैल्यू में दे दी गई हो तो हम सभी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। इसे दो लाइन दे रखी है ए बी सी डी, समांतर रेखाएं होना जरूरी है इनका, अगर समांतर रेखाएं नहीं है तो ये फॉर्मूले वगैरह नहीं लगेंगे इसमें। तो ये पी क्यू रेखा है, पी क्यू रेखा को बोलते हैं तेग रेखा। ये होगी सबसे पहले ए बी रेखा है, बी सी रेखा है, ए बी और सी डी रेखा है और पी क्यू रेखा है। तो रेखा ये होगी रेखाएं। अब हम पूरा वीडियो रिकॉल कर लेते हैं। तो रेखा क्या हो गई? ए बी सी डी, लिखता जाता हूँ। रेखा कौन सी हो गई? ए बी रेखा हो गई और ए बी सी डी और पी क्यू रेखा, ठीक है। 3 तो रेखाएं होंगी। पी क्यू कौन सी है? तिर्यक रेखा है, और ए बी और ये दोनों क्या है? ये है सरल रेखा। तिर्यक रेखा भी सरल रेखा ही है, रेखा सरल रेखा ही है, मगर ये जब दो समांतर रेखाओं को काट देती है तो इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। बाकी सरल रेखा तो ये भी है, क्योंकि सीधी रेखा में सीधे डायरेक्शन में ये गमन करती है, ठीक है। अब हमें ये मान लीजिए कि हमें केवल एक एंगल दिया हुआ है, ये हम दे रखा है मान लो 60 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया कि ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, 5, 6, 7 और 8, ये दे दिया। अब हमसे पूछ लें कि सभी की वैल्यू बताइए। अगर आपको ये 60 डिग्री दे रखा है, एंगल 2, एंगल 4, 3, 4, ये जितने भी दे रखे हैं उन सबकी वैल्यू निकालनी है। अब हमने सभी एंगल पढ़ लिए हैं, कौन कौन से एंगल आपस में बराबर होते हैं, कौन सी रेखा पर कितने एंगल बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं। ये हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो हमें ये पता है ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण हो गए। कैसे हो गए? एक ही पॉइंट पे बन रहे एंगल आमने सामने, तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये 60 है तो एंगल 4 भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। फिर अब हमने देखा कि कोई भी सरल रेखा होती है, ये स्ट्रेट लाइन है सीधी, इस पर पूरा कोण जो टोटल बनते हैं वो 180 डिग्री होता है उसका योग। अब ये एक तरफ 60 डिग्री का हो गया तो ये बचा हुआ कितना हो गया? तो बचा हुआ 120 डिग्री हो गया, ठीक है। समझ गए ना? इस सरल रेखा पर बनाया गया कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है, वो या ये कहते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल संपूरक कोण होंगे आपस में। तो ये 60 डिग्री से 120 डिग्री हो गया। अब चूंकि 120 डिग्री है तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, क्योंकि सेम पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं। तो ये वाला एंगल, 2 वाला एंगल और 3 वाला एंगल ये बराबर होगा, तो ये भी 120 डिग्री होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा जहाँ भी जेड बनता है वो एकांतर कोण होते हैं और वो बराबर होते हैं। तो ये हमने देखा ये जेड यहाँ बन रहा है, ये वाला जेड,
ठीक है। तो ये 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 120 डिग्री होगा। या इसको हम ऐसे बोल दें, संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वैसे बराबर होगा, तो हमें ये भी दिक्कत नहीं थी कि ये निकालने की जरूरत है। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको कि एंगल जो ये वाला एंगल होगा, क्योंकि तो ये समांतर रेखा को ये तिरक रेखा काट रही है, तो यहाँ एंगल जो बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा, तो ये 120 डिग्री हो गया। ठीक है। अब सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी संगत कोण हो गए। ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री है, तो ये इसका क्या हो गया, इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये 120 डिग्री है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो हम कोई सा भी कंसेप्ट लगा के हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 60 डिग्री कौन से आ गए। मान लीजिए एंगल 1 जो हमें दे रखा था वो 60 डिग्री है। ठीक है। एंगल 1 60 डिग्री हो गया। और कौन से 60 हो गए, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 8। एंगल 5 और एंगल 8 ये क्या हो गए, 60 डिग्री हो गए। फिर एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7, ये कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कौन कौन से एंगल कौन से हैं। ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, आपस में शीर्षाभिमुख कोण है ये वाले ये वाले ये वाले। अब हमें ये पता है कि एक पॉइंट पे अगर कोई एंगल बनता है, जैसे यहाँ से लेके हम यहाँ तो पूरा घूम जाए पूरा, तो ये 360 डिग्री का कोण बनता है पूरा 360 डिग्री। ठीक है। हम चेक लेते हैं कि एक ही बिंदु को बना एक बिंदु है उस पर हमने पूरा एंगल बनाया है। ठीक है। तो क्या 360 डिग्री उसका योग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम देख मान लिया हमने ये पॉइंट ले लिया, इस पर टोटल जितने भी एंगल बने उनको सब कम सम करेंगे। मालूम है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 सम 360 डिग्री आना चाहिए। हम चेक भी कर लेते हैं। तो एंगल 5 दे रखा है 60 डिग्री प्लस एंगल 6 120 डिग्री प्लस एंगल 7 120 डिग्री एंगल 8 60 डिग्री। उसका योग देख लेते हैं हम। 60 60 120 120 हो गए, 3 जगह 120 दिए, 12 दिए 36 डिग्री 360 डिग्री। मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि एक ही बिंदु पर जो एंगल बनते हैं उनका जो कुल योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। इस पर आधारित हम क्वेश्चन बाद में करेंगे। एक बार हम काम आपको कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ कि इनमें हम कौन कौन से कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।